गुड मॉर्निंग क्लास। तो आज हम लोग ये हमारा जो है ये 26वां चैप्टर है। इसमें हम लोग गांधी युग के बारे में देखेंगे, गांधी जी से रिलेटेड, और ये गांधी युग के बारे में हम लोग देखेंगे। तो इसमें हम लोग चलिए शुरू करते हैं। गांधी जी, तो गांधी जी के पिता का नाम क्या है? करमचंद गांधी। गांधी जी के पिता का नाम क्या है? करमचंद गांधी। इनकी माता का नाम क्या है? पुतलीबाई। माता का नाम क्या है? पुतलीबाई। इनकी पत्नी का नाम क्या है? कस्तूरबा गांधी। और इनका जो विवाह होता है कस्तूरबा गांधी के साथ 1883 ईस्वी में हुआ था विवाह। तो गांधी जी के पिता का नाम क्या हुआ? करमचंद गांधी। माँ का नाम क्या हुआ? पुतलीबाई। और इनकी जो पत्नी का नाम है कस्तूरबा गांधी। इनका विवाह कब हुआ था? 1883 ईस्वी में विवाह हुआ था। इनके पुत्र का नाम क्या था? हरिलाल, मनीलाल, रामदास और देवदास। इनके पुत्र का नाम क्या था? क्या क्या 4 पुत्र थे इनके? हरिलाल, मनीलाल, रामदास और देवदास। और इनका एक दत्तक पुत्र था जमनालाल बजाज। जमनालाल बजाज जो था इनका एक दत्तक पुत्र था। तो ठीक है, इनके काम पे कुल कितने 5 पुत्र हो गए? 5। और गांधी जी ने 1888 ईस्वी में वकालत की पढ़ाई के लिए लंदन गए। ये लंदन कब गए? 1888 ईस्वी में ये लंदन गए। किस चीज के लिए? वकालत की पढ़ाई के लिए ये लंदन गए। वो 1891 में भारत लौटे थे। ये 1891 में भारत आए वकालत की पढ़ाई करके। और फिर ये 1893 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका चले गए। दक्षिण अफ्रीका इसलिए गए, इन्हें दादा जो है सादुतुल्लाह जो थे उनके केस लड़ने के लिए ये अफ्रीका चले गए 1893 ईस्वी में। 1901 ईस्वी में ये भारत फिर से लौटे, भारत आए। और फिर ये कलकत्ता अधिवेशन में इन्होंने भाग लिया था। कहाँ इन्होंने भाग लिया था? जो 1901 में जब भारत आए थे इन्होंने कलकत्ता अधिवेशन में, जो कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था कलकत्ता का, उसमें महात्मा गांधी ने भाग लिया था। 1902 ईस्वी में जो है दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों को पुनः हम भारतीयों ने पुनः बुला लिया। किसको? महात्मा गांधी को। महात्मा गांधी को 1902 जब 1901 में भारत आ गए, फिर 1902 में दक्षिण अफ्रीका में जो भारतीय थे उन लोगों ने महात्मा गांधी को फिर से बुला लिया गया। और फिर ये 1904 में दक्षिण अफ्रीका में फिनिक्स फार्म की स्थापना किया। फिनिक्स फार्म का स्थापना कहाँ किया गया है? ये दक्षिण अफ्रीका में किया गया। कब? 1904 ईस्वी में। किसने किया है? महात्मा गांधी ने। और 9 जनवरी 1915 इस दिन हम लोग प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। इस दिन भारत लौटे थे। कौन? महात्मा गांधी जो थे वो भारत लौटे थे। और इस दिन को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब इसके बाद वे भारत में ही रहेंगे, अब यहाँ से वो दक्षिण अफ्रीका नहीं जाएंगे। तो इसलिए ये जो है 9 जनवरी 1915 को भारत लौटे और इस दिन को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब आते 1915 में साबरमती आश्रम की स्थापना किया। किसने? महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने 1915 में साबरमती आश्रम की स्थापना किया। और जगह इसका कहाँ है? कोचरबा में इसका जगह है। ठीक है। और 1916 में लखनऊ अधिवेशन में भाग लिया। तो 1916 में लखनऊ अधिवेशन में महात्मा गांधी ने भाग लिया। और इस अधिवेशन में राजकुमार शुक्ल जो थे उन्होंने गांधी जी को चंपारण आने का आग्रह किया। कहाँ आने का आग्रह किया? चंपारण आने का आग्रह किया। 1916 में लखनऊ अधिवेशन में महात्मा गांधी ने भाग लिया। और इसी अधिवेशन में राजकुमार शुक्ल जो थे वे महात्मा गांधी को चंपारण आने का आग्रह किया, क्योंकि तीन बल्कि जो चंपारण में चंपारण में जो नील बोने का जो अत्याचार हो रहा था उसी को निपटाने के लिए महात्मा गांधी को बुलाया उन्होंने। तो 1917 में चंपारण सत्याग्रह के लिए महात्मा गांधी गए। 16 में रामकुमार शुक्ल ने बुलाया, पर ये गए कब? 1917 में ये चंपारण सत्याग्रह करने के लिए गए। और वहाँ पे ये चंपारण जो बिहार के मैप है यहाँ पे ये चंपारण के एरिया है। और महात्मा गांधी के साथ एएन सिन्हा और राजेंद्र प्रसाद भी गए थे। जो चंपारण गए थे कौन कौन? महात्मा गांधी गए, उनके साथ एएन सिन्हा भी गए, राजेंद्र प्रसाद भी गए। और यहाँ पे वे गए और यहाँ पे 3 कठिया पद्धति हो रहा था। मतलब 20 कट्ठा में 3 कट्ठा पर नील बोना अनिवार्य है। अब नील बोने से क्या होता था कि वहाँ पे जो है वो जमीन बंजर हो जाती थी।
इसीलिए वहाँ के जो जो किसान थे वे लोग नील बोने के लिए मना मना कर देते, पर अंग्रेजों ने इसे ज़बरदस्ती बुलाते थे, बुवाते थे। तो इसी कारण वे जो थे वहाँ पे सत्याग्रह करने के लिए गए और वहाँ पे उन्होंने तीन कटिया पद्धति भी कहते हैं। ठीक है, इसलिए और ये महात्मा गांधी ने इसे वहाँ पे सत्याग्रह करके सुलझा दिया, ठीक है। अब 1918 में अहमदाबाद में जो मिल मजदूर सत्याग्रह है, ये कब हुआ था? 1918 ईस्वी में हुआ था। और अब गांधी जी ने इस आंदोलन के दौरान मजदूरों को 35% बोनस दिलाया। जो गांधी जी ने मजदूरों को 35% बोनस दिलवाया और गांधी जी ने भूख हड़ताल इसमें किया था। तो 1918 में जो अहमदाबाद मिल मजदूर है, उन लोगों को सहायता के लिए, उन लोगों के लिए बोनस के लिए और उन लोगों की मजदूरी के लिए उन्होंने भूख हड़ताल किया और इस आंदोलन में वे सफल रहे और वे उन जो मज़दूर थे उन लोगों को 35% बोनस दिला दिया। अब आते हैं 1918। 1918 में महात्मा गांधी ने खेड़ा के जो किसान का सत्याग्रह किया। खेड़ा सत्याग्रह किया किस महात्मा गांधी ने 1918 में। इसमें हुआ था कि उत्पादन में 75% की कमी आ गया। उत्पादन में कितना कमी आ गया? 75% का उत्पादन में कमी आ गई, परंतु किसानों पर जो अंग्रेजों ने 23% बढ़ा दिया। जो टैक्स था ना, उसको 23% बढ़ा दिया। अगर उत्पादन घट गया तो टैक्स तो वो कहाँ से देंगे? तो 75% जो है टैक्स जो है वो उत्पादन घट गया और अंग्रेजों ने क्या किया? 23% टैक्स बढ़ा दिया। तो इसका विद्रोह करने के लिए वो खेड़ा गए और वहाँ पे उन्होंने सत्याग्रह किया 1918 में और गांधी जी ने टैक्स माफ करवाया। ठीक है, गांधी जी ने क्या किया? टैक्स माफ करवाया। अब चलते हैं इसके आगे। हम लोग अब गांधी जी की कुछ जो है ये उपाधियाँ भी देख लेंगे। अभी उपाधियाँ देखेंगे नीचे, उससे पहले हम लोग गांधी जी के कुछ जो गुरु हैं और सलाहकार रहे हैं पत्रकार जो गांधी जी के कौन थे? आंदोलन का प्रेरणा गांधी जी को कहाँ से मिला? भूख हड़ताल के जो प्रेरणा किनसे मिला? ये सब बातें को हम लोग देखेंगे। तो इनके गुरु का नाम क्या है? गोपाल कृष्ण गोखले। इनके गुरु का नाम क्या है? गोपाल कृष्ण गोखले। और इन्हें सलाहकार इनका जो गुरु महात्मा गांधी का जो सलाहकार था वो कौन था? महादेव देसाई। इनके गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। सलाहकार महादेव देसाई। पत्रकार कौन थे? मिलर से। पत्रकार जो मिलर था, मिलर से अच्छा संबंध था। महात्मा गांधी का जो पत्रकार था कौन था? मिलर। मिलर पत्रकार महात्मा गांधी जो मतलब महात्मा गांधी के सलाहकार कौन थे? महादेव देसाई। इनके गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। और पत्रकार मिलर से जो पत्रकार उस समय मिलर था, जो मिलर पत्रकार था उससे महात्मा गांधी का अच्छा संबंध था। ठीक है, ठीक, महात्मा गांधी का किससे अच्छा संबंध था? पत्रकार मिलर से अच्छा संबंध था महात्मा गांधी का। और आंदोलन का प्रेरणा जो है महात्मा गांधी को किससे मिला है? लियो टॉल स्टॉल से मिला है। स्टॉल से मिला है। स्टॉल ये मिला है महात्मा गांधी का प्रेरणा लियो टॉल स्टॉल से मिला है। भूख हड़ताल की प्रेरणा रस्किन से मिला है। रस्किन से मिला है भूख हड़ताल की प्रेरणा। तो महात्मा गांधी के गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। सलाहकार कौन थे? महादेव देसाई। कौन से पत्रकार से इनका अच्छा संबंध था? मिलर से था। और महात्मा गांधी की प्रेरणा लियो स्टॉल से मिला है और भूख हड़ताल की प्रेरणा रस्किन से मिला है। तो यहाँ तक हम लोगों ने गांधी जी का देख लिया। अब आते हैं आगे महात्मा गांधी की उपाधियाँ। महात्मा गांधी की उपाधियाँ देख लेते हैं। इधर ये है किन-किन जो दिया है, किन उपाधि दिया है और जो ग्रीन कलर से ये उपाधियाँ महात्मा गांधी को मिला है। तो अंग्रेजों ने सर्जेंट का उपाधि महात्मा गांधी को दिया। क्योंकि सर्जेंट का उपाधि इसलिए दिया था क्योंकि गांधी जी ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ब्रिटिश सेना का बहुत से भारतीय सैनिकों की भर्ती करवाया था। तो महात्मा गांधी को सर्जेंट का उपाधि इसलिए दिया था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो है ब्रिटिश जो सेना का बहुत से भारतीयों को भर्ती कराया था। और ब्रिटिश सरकार ने केसर-ए-हिंद की उपाधि किसको दिया था? ब्रिटिश सरकार ने केसर-ए-हिंद की उपाधि किसको दिया था? महात्मा गांधी को दिया था। अंग्रेजों के सहयोग करने के लिए दिया था। ब्रिटिश सरकार ने केसर-ए-हिंद की उपाधि जो ब्रिटिश सरकार ने केसर-ए-हिंद की उपाधि किसको दिया है? महात्मा गांधी को दिया है और अंग्रेजों के सहयोग करने के लिए दिया था। किसके सहयोग के लिए दिया था? ब्रिटिश सरकार ने जो महात्मा गांधी ने जो अंग्रेजों का सहयोग किया था, इसी कारण से ब्रिटिश सरकार जो थे उन्होंने केसर-ए-हिंद की उपाधि किसको दिया है? महात्मा गांधी को दिया है। रवींद्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी का उपाधि दिया था। ये इम्पोर्टेंट है, महात्मा गांधी को उपाधि किसने दिया है?
रवींद्रनाथ टैगोर ने महात्मा का जो है उपाधि दिया है और इसी कारण जो है महात्मा का उपाधि लग गया है। ठीक है। चंपारण सत्याग्रह के बाद रवींद्रनाथ टैगोर ने महात्मा का उपाधि दिया है गांधी जी को और जवाहरलाल नेहरू ने बापू का दिया है बापू और सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रपिता दिया है और विस्टन चर्चिल ने अर्धनग्न फकीर क्या कहा है। विस्टन चर्चिल ने अर्धनग्न फकीर कहा है और रामधारी सिंह दिनकर जो थे उन्होंने सर्वोदय का अग्रदूत कहा है। रामधारी सिंह दिनकर ने सर्वोदय का अग्रदूत किसे कहा? महात्मा गांधी को कहा। शेख मुजीबुर रहमान ने जादूगर का खुदाई खिदमतगार संस्था खुदाई खिदमतगार संस्था ने मंगल बाबा का खुदाई खिदमतगार जो संस्था था खुदाई खिदमतगार संस्था उन्होंने उन लोगों ने महात्मा गांधी को मंगल बाबा कहा। आइंस्टीन ने कहा महात्मा गांधी के बारे में कि 100-200 साल के बाद शायद ही कोई विश्वास करेगा कि कोई हाड़ मांस के शरीर वाला व्यक्ति इस पृथ्वी पर था जिसने इतना बड़ा आंदोलन कर दिया। तो आइंस्टीन ने कहा था महात्मा गांधी के बारे में कि 100-200 साल बाद शायद ही कोई विश्वास करे कि ऐसे कोई हाड़ मांस के शरीर वाला व्यक्ति इस पृथ्वी पर था जिसने इतना बड़ा आंदोलन कर दिया। आइंस्टीन ने महात्मा गांधी के बारे में क्या क्या कह दिया? अंग्रेजों ने सर्जेंट का दिया, ब्रिटिश सरकार ने केसरी हिंद का दिया, रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा का दिया, जवाहरलाल नेहरू ने बापू का दिया, सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रपिता, विस्टन चर्चिल ने अग्रणी फकीर कहा और रामधारी सिंह दिनकर ने सर्वोदय का अग्रदूत कहा, शेख मुजीबुर रहमान ने जादूगर कहा, खुदाई खिदमतगार ने मंगल बाबा कहा। आइंस्टीन ने 100-200 साल बाद शायद ही कोई विश्वास करेगा कि ऐसे कोई हाड़ मांस का शरीर वाला व्यक्ति था जो इस पृथ्वी पर जिसने इतना बड़ा आंदोलन कर दिया। यहाँ तक हम लोग महात्मा गांधी के बारे में देख लिए। अब आते हैं हम लोग रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट जो है इसे द अर्निशियल एंड रिवोल्यूशन क्राइम एक्ट कहते हैं। द अर्निशियल एंड रिवोल्यूशन क्राइम एक्ट कहते हैं रॉलेट एक्ट को। ये जो है 18 मार्च 1919 में आया था। तो 18 मार्च 1919 में ये लागू हो गया था भारत में। 18 मार्च 1919 में और 18 मार्च 1919 में 18 मार्च 1919 में भारत जो है रॉलेट एक्ट लागू हो गया था भारत में। अब द अर्निशियल एंड रिवोल्यूशन एक्ट कहा जाता है रॉलेट एक्ट को। इसे जो है रॉलेट एक्ट को काला कानून भी कहा जाता है। काला कानून कहा जाता है किसको? रॉलेट एक्ट को काला कानून भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि नो दलील नो वकील न अपील वाला कानून था। मतलब कोई भी ना दलील दे सकता है ना वकील, तो कुछ भी जरूरी नहीं है, जिसको चाहे अंग्रेज उठा सकता है इस एक्ट के तहत। और श्रद्धानंद ने इसके विरोध में कर मत दो आंदोलन चलाया था। श्रद्धानंद जो थे उन्होंने इसके विरुद्ध क्या चलाया था आंदोलन? कर मत दो आंदोलन चलाया था श्रद्धानंद ने। इस जो रॉलेट एक्ट के विरुद्ध में कर मत दो आंदोलन चलाया था। 8 मार्च को गांधी जी अरेस्ट हो गए थे। 8 मार्च को गांधी जी अरेस्ट हो गए और पंजाब के 2 नेता जो थे डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू जो थे ये रॉलेट एक्ट के तहत अरेस्ट हुए थे। रॉलेट एक्ट के तहत कौन पंजाब के 2 नेता अरेस्ट हुए थे? वे डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू थे। रॉलेट एक्ट 18 मार्च 1919 में भारत आया था, भारत में लागू हो गया था और ये द अर्निशियल एंड रिवोल्यूशन क्राइम एक्ट है। काला कानून कहा जाता है। न दलील न वकील न अपील का कानून कहा जाता है और श्रद्धानंद ने इसके विरोध में कर मत दो आंदोलन चलाया और 8 मार्च को महात्मा गांधी अरेस्ट हो गए थे और पंजाब के 2 नेता जो थे डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू रॉलेट एक्ट के तहत अरेस्ट हो गए थे। यहाँ तक हम लोग देख लिए। अब देखते हैं आगे। जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग जो हुआ था ये कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 में। तो 13 अप्रैल 1919 में हुआ था और बैसाखी के दिन था ये। क्या था? बैसाखी का दिन था और वायसरॉय उस समय कौन थे? चेम्सफोर्ड थे। वायसरॉय कौन थे? चेम्सफोर्ड थे और पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे? ओडायर थे। जो पंजाब के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे? ओडायर थे। और वहाँ पे क्या हो रहा था कि जो जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर में है वहाँ पे जो है भारतीय जो थे वो लोगों ने सम्मेलन किया था और वहाँ पे ये लोग एकजुट हुए थे और इसी को देखते हुए पंजाब के जो लेफ्टिनेंट थे वो डायर ने भेज दिया किसको? आर डायर को। आर डायर ने जो वहाँ पे जितने भी भारतीय निहत्थे थे उन लोगों को निहत्थे लोगों पर जो गोलियां चलवा दी और ये गोलियां चलवा दी और वहाँ पे एक कुआं था।
जलियांवाला बाग जो है वहाँ पे कुआँ है, उसमें सब कोई कूद गए थे। तो ये वहाँ की घटना है। अंग्रेज़ों ने इसकी जाँच के लिए जो हंटर कमीशन का गठन किया। हंटर कमीशन का गठन किसने किया? अंग्रेज़ों ने। तो ये जो अंग्रेज़ों का था, अंग्रेज़ों ने करवाया था, तो हंटर का कमीशन तो अंग्रेज़ों के सापेक्ष में दिया था, देगा ना। तो इसी कारण को देखते हुए इसी को देखते हुए ये जो कांग्रेस ने भी इसकी जाँच के लिए मालवीय समिति का गठन किया। मालवीय समिति का गठन किया था। और 1919 में ये हुआ था कहानी। तो उसी समय उधम सिंह ने ओडायर को अच्छा मारना है। तो उस 1919 में ये कहानी हुआ। 1919 के बाद 13 मार्च 1940 में जो उधम सिंह था वो लंदन गया और लंदन में एक हॉल में जो एक ओडायर को वहाँ पे सम्मानित किया जा रहा था, उसी में उधम सिंह ने ओडायर को गोली से मार दिया। जो वहाँ पे ओडायर को मार दिया कहाँ ने? लंदन में जाके। तो यहाँ तक हम लोगों ने जलियांवाला बाग हत्याकांड देख लिए। अब आते हैं होम रूल आंदोलन। होम रूल आंदोलन का जो उद्देश्य था वो क्या था? प्रांतीय स्वायत्तता। प्रांतीय स्वायत्तता इसका उद्देश्य था। होम रूल आंदोलन का जो उद्देश्य था वो क्या था? प्रांतीय स्वायत्तता था। तो प्रथम चरण इसका जो था अप्रैल 1916 में तिलक जी ने चलाया था और द्वितीय चरण इसका जो था सितंबर 1916 में एनी बेसेंट ने चलाया था। और इन दोनों का ये लक्ष्य था कि भारत में प्रांतीय स्वायत्तता, तो प्रांत पे भारतीय ही शासन करेंगे। तो यहाँ हो गया फर्स्ट चरण जो था, फर्स्ट चरण जो हुआ था ये स्टार्ट हुआ था अप्रैल 1916 में तिलक जी ने किया था और सेकंड चरण जो स्टार्ट हुआ सितंबर 1916 में एनी बेसेंट ने किया था। इसका जो मुख्य इनका जो उद्देश्य था वो क्या था? प्रांतीय स्वच्छता था। ठीक है, अब आते हैं हम लोग खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन को देखने से पहले जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो रहा था 1914 से 1918, जो ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर समाप्त हुआ उसके बाद अंग्रेजों ने जलियांवाला बाग हत्याकांड करवा दिया। जलियांवाला बाग हत्याकांड करवा दिया और 1919 में ही अंग्रेजों ने तुर्की को दो भागों में बांट दिया। तुर्की को दो भागों में बांट दिया। तो विभाजन जो को रोकने के लिए और इसी का विरोध करने के लिए खिलाफत आंदोलन चलाया गया और खिलाफत आंदोलन का समर्थन महात्मा गांधी ने भी किया था। ये खिलाफत आंदोलन देखिए 1919 में हुआ था। अब आते हैं असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन की शुरुआत जो है गांधी जी ने 1 अगस्त 1920 में किया है। 1 अगस्त 1920 में शुरुआत किसने किया? गांधी जी ने किया है। इसके बाद ये चला, उसके बाद 1922 में इसको बंद कर देंगे गांधी जी। चौरा चौरी हत्याकांड के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को 12 फरवरी 1922 में वापस ले लिया। 12 फरवरी 1922 में महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया क्योंकि चौरा चौरी हत्याकांड कर दिया था। इसमें गोरखपुर में 22 जो है पुलिस को जिंदा जला दिया गया। चौरा चौरी हत्याकांड में क्या था कि 5 ये कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 में गोरखपुर में 22 पुलिस को जिंदा जला दिया गया था। और इसी को देखते हुए महात्मा गांधी ने 12 फरवरी 1922 में असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया और 10 मार्च 1922 को गांधी जी को 6 वर्ष जेल की सजा सुनाई गई। 10 मार्च 1922 को गांधी जो दो 10 मार्च 1922 को गांधी को 6 वर्ष की सजा सुनाया गया। 6 वर्ष का सजा सुनाया गया गांधी जी को और 5 फरवरी 1924 में गांधी जी ने स्वास्थ्य खराब होने के कारण जेल से इन्हें रिहा कर दिया गया। मतलब गांधी जी को जल्दी निकलना था, इन्हें अपना खाने पर जो है रोक दिया और उसी कारण इनका स्वास्थ्य खराब हो गया था। और ये हुआ था कब? 12 फरवरी 1922 में जो है असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। अब इसके बाद क्या हुआ? असहयोग आंदोलन वापस लेने के कारण भारतीय जो है गांधी जी के विरोध में आ गए। तो इसी कारण जो हुआ तो 10 मार्च 1922 में गांधी जी को 6 वर्ष की सजा सुना दिया गया और इसके विरोध में कोई कुछ नहीं बोला। और 5 फरवरी 1924 में गांधी जी स्वास्थ्य खराब होने के कारण जेल से ये रिहा हो गए और 1924 में इन्होंने बेलग्राम अधिवेशन किया है। ये कांग्रेस का जो एकमात्र अधिवेशन महात्मा गांधी जी द्वारा किया गया था वो क्या है? बेलग्राम अधिवेशन, जो 1924 में जेल से निकलने के बाद ही गांधी जी ने किया था और गांधी जी ने इसकी अध्यक्षता किया था। तो बेलग्राम अधिवेशन जो 1924 में बेलग्राम में हुआ था, ये इसकी अध्यक्षता किसने किया था? महात्मा गांधी ने किया था। देखते हैं इसके आगे। अब आते हैं हम लोग स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी जो है, ये जो है स्वराज पार्टी कांग्रेस के गया अधिवेशन में
जो पहले क्या होता था कि दिसंबर में कांग्रेस का अधिवेशन होता था। उसी समय क्या हुआ कि कांग्रेस का जो गया अधिवेशन हो रहा था, 1922 ईस्वी में स्वराज पार्टी की चर्चा हुआ। स्वराज पार्टी की चर्चा किया गया, ठीक है। 1 जनवरी 1923 में, जनवरी में ही, 1 जनवरी 1923 में ही इलाहाबाद में स्वराज पार्टी का गठन कर दिया गया। कहाँ कर दिया गया? इलाहाबाद में गठन कर दिया गया। और इसका जो अध्यक्ष थे व्यक्ति कौन बने? सी आर दास बने, ठीक है। सी आर दास इसके अध्यक्ष बन गए। और फर्स्ट महासचिव जो है इसके मोतीलाल नेहरू बने। इसके जो फर्स्ट महासचिव कौन बने? मोतीलाल नेहरू बने। और केंद्र विधानसभा चुनाव में, जो केंद्र विधानसभा चुनाव में 100 सीटों पे हुआ था, उसमें 42 सीट जो है स्वराज पार्टी ने जीता, ठीक है। ली कमीशन का जो रिपोर्ट आया था वो लागू नहीं होने दिया था। किसने? स्वराज पार्टी ने। ली कमीशन रिपोर्ट में कहा गया था कि जो है इस कानून में था कि जाति की उच्चता बरकरार रखने की बात की, मतलब जो जाति ऊंचा है उसको ऊंचा रखने की बात इसमें कहा गया था, पर स्वराज पार्टी ने इसका विरोध किया था। ली कमीशन रिपोर्ट लागू नहीं होने दिया स्वराज पार्टी ने। और मुडमेड जो है रिपोर्ट को मुडमेड जो रिपोर्ट था उसको भी स्वराज पार्टी ने जो है लागू होने नहीं दिया, पारित नहीं होने दिया। और राज्य द्वैत शासन की बात की, जो डोमिनल स्टेट की बात किसने किया? स्वराज पार्टी ने किया। उन्नीस जो है राज्य द्वैत शासन का जो है जो डोमिनल स्टेट का जो बात कहा किसने? स्वराज पार्टी ने। और 1928 में स्वराज पार्टी समाप्त हो गया। 1928 में स्वराज पार्टी समाप्त हो गया। अब आते हैं हम लोग वलसाड़ सत्याग्रह 1924। वलसाड़ सत्याग्रह 1924 ये क्या था? ये क्या था? डकैती का टैक्स था। मतलब जो है डकैतियों जो डकैत जो थे वो जो डकैतियाँ करते थे उसके आतंक दबाने के लिए प्रत्येक व्यक्ति पर आतंक को दबाने के लिए प्रत्येक व्यक्ति पर टैक्स लगा दिया गया। बाद में इसका विरोध सरदार वल्लभ भाई पटेल ने के नेतृत्व में रद्द कर देना पड़ा। मतलब डकैती जो करते थे, डकैतियों का आतंक को दबाने के लिए अंग्रेजों ने क्या किया कि सब आदमी पे क्या टैक्स लगा दिया। मतलब डकैतों पर कुछ नहीं किया, आम आदमियों पर इसने क्या किया? ये टैक्स लगा दिया। और इसी के विरोध में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने नेतृत्व में क्या हुआ? इसमें ये वलसाड़ सत्याग्रह 1924 में हुआ, ठीक है। इसे सरदार के नेतृत्व में इसे रद्द किया गया। वलसाड़ सत्याग्रह में डकैती टैक्स को रद्द किया गया। अब आते हैं हम लोग वाइकोम सत्याग्रह। और वाइकोम सत्याग्रह भी 1924 में हुआ था। ये कहाँ हुआ था? ये केरल के मालाबार तट में प्रारंभ हुआ था। और ये टी.के. माधवन जी ने केरल के मालाबार तट में प्रारंभ किया था। टी.के. माधवन ने वाइकोम सत्याग्रह 1924 में किया। इसमें इजावा जनजाति को मंदिर के आगे के रास्ते से जाने पर रोक था। जो इजावा जनजाति थी उन्हें मंदिर के आगे से रास्ते से जाने पर रोक था। वाइकोम सत्याग्रह जो 1924 में हुआ था, इसमें क्या हुआ था? इजावा जनजाति को मंदिर के आगे से जाने पर रास्ते पर रोक था। और टी.के. माधवन ने केरल के मालाबार तट पर इसे स्टार्ट किया था। साइमन कमीशन 1919 में यह अधिनियम हुआ था और 1927 में इसका गठन हुआ था। साइमन कमीशन जो है 1919 में इसका अधिनियम हुआ था, 1927 में इसका गठन हुआ था। और 1928 में भारत आया था। साइमन कमीशन जो था इसके सदस्य कितने थे? 7 थे। साइमन कमीशन के कितने सदस्य थे? 7 सदस्य। ये सभी कौन थे? अंग्रेज थे। ये सभी अंग्रेज थे, इसमें कोई भारतीय नहीं था। साइमन कमीशन अधिनियम जो है ब्रिटेन में 1919 में बना, 1927 में इसका गठन हुआ और 1928 में वह भारत आ गया। और इस समय भारत का वायसरॉय कौन था? इरविन था। इस समय भारत का जो है वायसरॉय कौन था? इरविन था। और इस समय राज्य सचिव कौन था? वर्केनहेड था। इस समय जो वायसरॉय था वो कौन था? वर्केनहेड था। और मूल जो नाम इसका है इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन था। साइमन कमीशन का जो मूल नाम क्या था? इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन था। साइमन कमीशन के जवाब में नेहरू रिपोर्ट 1928 में लाया गया। और नेहरू जी मोतीलाल नेहरू ने तैयार किया था। नेहरू रिपोर्ट 1928 में लाया गया। इसमें मोतीलाल नेहरू ने इसे तैयार किया था। इस रिपोर्ट को मुस्लिम लीग ने स्वीकार नहीं किया, जिस कारण नेहरू रिपोर्ट पारित नहीं हो सका। तो इस समय क्या हुआ था कि मोतीलाल नेहरू ने एक रिपोर्ट तैयार किया था 1928 में। इस रिपोर्ट को मुस्लिम लीग ने स्वीकार नहीं किया, जिस कारण ये रिपोर्ट पारित नहीं हुआ। और इसी के उपलक्ष्य में जिन्ना ने क्या होता है 14 सूत्री जिन्ना फॉर्मूला पर ये भी पारित नहीं हुआ। 14 सूत्री जिन्ना फॉर्मूला जो है पेश किया, पर ये भी स्वीकार नहीं किया गया।
दिसंबर 1929 में लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किया था। 1929 के जो है लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने किया था। और इसका जो मांग है, इस समय क्या मांगा था? जो है डोमिनियन स्टेट की मांग को मांग रहे थे पहले, पर उस जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि हमें डोमिनियन स्टेट नहीं चाहिए, हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, स्वराज चाहिए। तो जवाहरलाल नेहरू ने जो दिसंबर 1929 के लाहौर अधिवेशन हो रहा था, वो साइमन कमीशन के जवाब में इन्होंने कहा कि हमें डोमिनियन स्टेट नहीं, हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। 26 जनवरी 1930 में को स्वाधीनता दिवस मनाया गया और उन्होंने एक डेट डिसाइड किया कि हम लोग हर वर्ष 26 जनवरी 1930 को स्वाधीनता दिवस मनाते हैं और इसी कारण 26 जनवरी को हम लोगों लोग संविधान को लागू किए थे। ठीक है, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। तो यहाँ तक हम लोगों ने देखा, अच्छा अब इसके आगे देखते हैं। गांधी जी की 11 सूत्री मांगे। गांधी जी की जो 11 सूत्री मांगे थे वो इरविन ने स्वीकार कर लिया। जो गांधी जी की जो है 11 सूत्री मांगे इरविन ने स्वीकार कर लिया। और इस 11 सूत्री मांगे इरविन ने अस्वीकार कर दिया। स्वीकार नहीं, अस्वीकार कर दिया, मतलब मानने से मना कर दिया। गांधी जी ने 11 सूत्री मांगे जो दिया था किसको? इरविन को दिया था। उसने अस्वीकार कर दिया, मतलब इरविन ने मना कर दिया। ठीक है। और इसी के उपलक्ष्य में गांधी जी ने दांडी मार्च 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930 तक इसे 240 मील का यात्रा किया। दांडी मार्च में 12 मार्च 6 से 6 अप्रैल 1930 के बीच 240 मील की यात्रा जो है महात्मा गांधी और उनके सहयोगियों द्वारा तय किया गया। इसमें नमक कानून को तोड़ने के लिए ये यात्रा निकाला उन्होंने। ये 12 मार्च को ये साबरमती आश्रम से निकले और 6 मार्च को ये दांडी जगह पे आए, ठीक है? और इनके साथ कौन 78 अनुयायी थे। जो महात्मा गांधी कितने अनुयायी थे? 78 अनुयायियों को लेकर ये गांधी जी साबरमती आश्रम से नमक कानून तो जो तोड़ने के लिए दांडी की ओर चले। सरोजिनी नायडू ने भी इनका साथ दिया था। सरोजिनी नायडू ने भी गांधी जी का साथ दिया था और 6 अप्रैल को नमक कानून को तोड़ दिया। 6 अप्रैल को गांधी जी ने नमक कानून को तोड़ दिया और 12 मार्च को से 6 अप्रैल 1930 के बीच इन लोगों ने कितना मील तय किया? 240 मील की यात्रा तय किया। अब आते हैं हम लोग सविनय आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। और दांडी मार्च को ही नमक कानून, नमक जो है नमक कानून भी कहते हैं, नमक कानून तोड़ने का यात्रा भी कहते हैं, ठीक है। तो ये दांडी मार्च हम लोगों ने देख लिया। ये 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930 तक ये चला था। अब हम लोग देखते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है। इसका शुरुआत कब हुआ था? 12 मार्च 1930 में हुआ था। इसका शुरुआत कब हुआ था? 12 मार्च 1930 को इसका सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुरुआत हुआ था। इसमें गांधी जी के 11 सूत्री मांगों का उत्तर नहीं मिला था। जो ये इसलिए स्टार्ट किया था, जो गांधी जी ने 11 सूत्री मांगे इरविन से मांगा था और इरविन ने मना कर दिया था। इसी उपलक्ष्य में इन्होंने 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने 11 सूत्री का मांग नहीं मानने के कारण गांधी जी ने सविनय अवज्ञा शुरू कर दिया, ठीक है। ये स्टार्ट कर दिया। अब गांधी जी और जो इरविन के बीच समझौता होता है उसे क्या कहते हैं? दिल्ली समझौता, दिल्ली पैक्ट। इसमेमें 5 मार्च 1931 में गांधी जी और इरविन के बीच समझौता होता है। 5 मार्च 1931 में 5 मार्च उन्होंने 6 अप्रैल 1930 को नमक कानून तोड़ दिया और उसके अगले साल 5 मार्च 1931 में इन दोनों के बीच समझौता हुआ और इरविन ने गांधी जी से यह आग्रह किया कि यदि वे सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित करेंगे तो करके गोलमेज सम्मेलन में भाग लेंगे। तो गांधी जी की कुल बातें को मान लिया जाएगा और इसके बाद सबसे प्रमुख राजनीतिक कैदियों को रिहा कर दी थी। इसमें ये हुआ था कि दिल्ली समझौता में गांधी और जी और इरविन के बीच समझौता हुआ था। इसमें हुआ था कि 5 मार्च 1931 में गांधी जी और इरविन के बीच समझौता हुआ और इरविन ने गांधी जी से आग्रह किया कि वे सविनय आंदोलन स्थगित करके गोलमेज सम्मेलन में भाग लेंगे। पहला में तो उन लोगों गांधी जी ने भाग नहीं लिया। दूसरे में इसके इरविन ने उनका
बात माना तो इनका एक गांधी जी ने कुल बातों को मान लिया जाएगा। तो जो इरविन ने कहा कि आप सविनय आंदोलन को स्थगित कर दीजिए और गोलमेज सम्मेलन में भाग लीजिए, हम आपकी सारी बातों को मान लेंगे। इसमें ही सबसे प्रमुख जो है इसमें बात था कि राजनीतिक कैदियों को रिहा करेंगे। क्या था? राजनीतिक कैदियों को रिहा करेंगे। तो इरविन ने उसमें लिखा था कि हम लोग उसने बोला कि हम लोग राजनीतिक कैदियों को रिहा कर देंगे और इसी उपलक्ष्य में उन्होंने भगत सिंह को वो रिहा नहीं किया क्योंकि वे राजनीतिक कैदी नहीं थे। उन्होंने सैंडर्स की हत्या का आरोप उन पे लगा था, इसी कारण उन्हें राजनीतिक कैदी नहीं माना। ठीक है। और इसके बाद आते हैं हम लोग गोलमेज सम्मेलन। गोलमेज सम्मेलन 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था, जो 1930 से 32 में चला था। इनका जो अध्यक्षता किया था वहाँ ब्रिटेन के पीएम मैकडोनाल्ड ने किया था, ठीक है। और प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था 1930 में हुआ था। 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 में हुआ था। 7 सितंबर 1931 में था। गांधी जी एसएस राजपूताना जहाज से गए थे। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था 7 सितंबर 1931 में हुआ था। गांधी जी गए थे, एसएस राजपूताना जहाज से गए थे, ठीक है। और इसी बीच इनमें क्या हुआ था, गांधी जी और इरविन के बीच समझौता हुआ था। और तृतीय में फिर गांधी जी नहीं गए और तृतीय गोलमेज सम्मेलन में 1932 में सांप्रदायिक पंचांग की घोषणा किया गया और उस समय गांधी जी जेल में थे और दलितों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र 71 की बात क्या। और तेज बहादुर सप्रू और बी आर अम्बेडकर जो थे, ये तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। तेज बहादुर सप्रू और बी आर अम्बेडकर जो थे, तीनों उन्होंने भाग लिया था और तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 में सामुदायिक पंचांग की घोषणा किया गया था। इसमें जो है सांप्रदायिक पंचांग में इनमें इसका बात क्या-क्या है, इसमें क्या था कि जो दलित लोग थे, उन लोगों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र उन लोगों को दे दिया जाएगा। उसमें कितना सीट होगा? 71 सीट है। नोट तेज बहादुर सप्रू और जो बी आर अम्बेडकर हैं, भीमराव अम्बेडकर, ये जो दोनों थे, ये तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। पूना पैक्ट। पूना पैक्ट ये या बोलिए सांप्रदायिक पंचांग। तो ये सांप्रदायिक पंचांग या पूना पैक्ट ये 24 सितंबर 1932 में हुआ था। 24 सितंबर 1932 में इस समय जो गांधी जी थे, वो पूना के यरवदा जेल में अनशन कर दिया। पूना के यरवदा जेल में अनशन कर दिया और 24 सितंबर 1932 को गांधी जी और बी आर अम्बेडकर के बीच समझौता हुआ। क्या है समझौता हुआ? इस 71 सीट जो है दलित को ना देकर 147 सीट देकर दे देंगे, पर भारत के किसी एक जगह पे नहीं, पूरे भारत में अलग-अलग जगह पे दिए देंगे। तो ये बात हो गया। इसके बाद भारत शासन अधिनियम 1935 में पारित हुआ। भारत शासन अधिनियम 1935 में पारित हुआ। 1935 के अधिनियम 1937 में प्रांतीय चुनाव हुआ। प्रांतीय चुनाव हुआ 1937 में क्या हुआ? प्रांतीय चुनाव हुआ और 10 राज्यों में 8 राज्य में कांग्रेस जीत गए और 2 राज्यों में मुस्लिम लीग जीते। तो ये भारत शासन अधिनियम कब पारित हुआ? 1935 में। इसमें अधिनियम के तहत 1937 में प्रांतीय चुनाव हुआ और इसमें 10 राज्यों में चुनाव हुआ। इसमें 8 राज्यों में कांग्रेस जीते और 2 राज्यों में मुस्लिम लीग जीते। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है 1939 से 45 में हुआ था। तो भारतीय सैनिकों को युद्ध के लिए ले गए बिना कांग्रेस को पूछे अंग्रेजों ने भारतीयों को ले गए, जिस कारण 22 दिसंबर 1939 में कांग्रेस ने 8 राज्यों से त्यागपत्र दे दिया। 8 राज्यों से त्यागपत्र दे दिया और इसी दिन मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया जाता है। 22 दिसंबर 1939 को ही मुक्ति दिवस को मुस्लिम लीग जो थे वे लोग मुक्ति दिवस मनाते हैं क्योंकि कांग्रेस ने सभी जगह से त्यागपत्र दे दिया। अब आते हैं हम लोग हरिजन सेवा संघ। हरिजन सेवा संघ जो था ये हरिजन सेवा संघ दलितों की अपनी ओर आकर्षित करने के लिए गांधी जी ने हरिजन हरिजन नाम दिया। दलित जो थे दलितों को अपनी ओर अट्रैक्टिव करने के लिए, अपनी ओर आकर्षित करने के लिए, अपनी बात को मानने के लिए, अपनी बात के प्रति उनमें जो आंदोलन करने के लिए गांधी जी ने उन लोगों को हरिजन नाम दिया। इसकी अध्यक्षता घनश्याम दास बिड़ला इसके अध्यक्ष कौन बने? घनश्याम दास बिड़ला बने। हरिजन संघ सेवा के अध्यक्ष कौन बने? हरिश्याम दास बिड़ला बने। 1933 में गांधी जी ने साप्ताहिक पत्रिका हरिजन का प्रकाशन किया। गांधी जी ने 1933 में गांधी जी ने साप्ताहिक पत्रिका हरिजन का प्रकाशन किया और ये हरिजन सेवा संघ यहाँ तक हो गया। अब इन दलित वर्गों के संघ
अंग की संस्थापना किसने हरिजन दलित वर्गों के संघ की स्थापना किसने किया था? बाबू जगजीवन ने किया था। दलित वर्गों के संघ का स्थापना किसने किया था? बाबू जगजीवन ने किया था। बाबू जगजीवन ने किया था। अब देखते हैं इसके आगे। मुस्लिम लीग इसका स्थापना 1906 में ढाका में हुआ था। 1906 में कहाँ हुआ था? ढाका में हुआ था। ढाका में हुआ था। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ था? 1906 में ढाका में हुआ था। इसमें ढाका में हुआ था। खान बंधु जो थे, आगा खान और सादितुल्लाह खान ने किया था। जो इसकी स्थापना किसने किया था? खान बंधु जिसे कहते हैं, आगा खान और सादितुल्लाह खान ने मुस्लिम लीग की स्थापना किया था 1906 में। इस समय वायसराय कौन थे? मिंटो द्वितीय था। इस समय वायसराय कौन था? मिंटो द्वितीय था। 1909 में पृथक निर्वाचन मुस्लिम लीग को दिया गया। 1909 में जो पृथक निर्वाचन है किसको दिया गया? मुस्लिम लीग को दिया गया। और प्रथम निर्वाचन किसको दे दिया गया? मुस्लिम लीग को दे दिया गया। 1937 में प्रांतीय चुनाव हुआ। 1937 में कब प्रांतीय चुनाव हुआ? इसमें 2 सीट मुस्लिम लीग जीते थे और 8 सीट कांग्रेस जीते थे। और 22 दिसंबर 1939 में मुक्ति दिवस मनाया जाता है। इसमें क्या हुआ था कि 8 सीटों पर और जो थे मुस्लिम जो कांग्रेस थे उन लोगों ने इस्तीफा दे दिया क्योंकि भारतीय सेना को बिना बोले युद्ध विश्व युद्ध में ले गए थे। इसी दिन 22 दिसंबर 1940 को कांग्रेस जो मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया। 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन जो 1916 में कांग्रेस का जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था उस समय अंग्रेजों ने पृथक निर्वाचन स्वीकार कर लिया। मतलब कि कांग्रेस जो थे उन लोगों ने मुस्लिम लीग को पृथक निर्वाचन देने के लिए स्वीकार कर लिया। हाँ, लड़ सकता है। पर 1916 में क्या किया था कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन हुआ था। उसमें कांग्रेस जो थे उन लोगों ने मान लिया कि उन्होंने पृथक निर्वाचन करने के लिए स्वीकार कर दिया है। मतलब लड़ सकता है वहाँ पे पृथक, वहाँ पे केवल किसी स्पेसिफिक जगह से केवल और केवल मुस्लिम ही लड़ेंगे। और द्वितीय राष्ट्र की कल्पना मतलब द्वितीय मतलब 2 राष्ट्र होंगे। इसका कल्पना किसने किया था? इकबाल ने किया था। ठीक है। और ये इलाहाबाद अधिवेशन 1930 में किया था। इलाहाबाद का अधिवेशन 1930 में इकबाल ने 2 राष्ट्र की कल्पना किया था। पाकिस्तान शब्द का चौधरी रहमत अली ने दिया था। पाकिस्तान शब्द किसने दिया था? चौधरी रहमत अली ने दिया था। चौधरी रहमत अली ने दिया था। 1940 में लाहौर अधिवेशन 1940 का जो लाहौर अधिवेशन है मुस्लिम लीग और इसकी अध्यक्षता किसने किया था? जिन्ना ने किया था। जो 1940 का जो लाहौर अधिवेशन हुआ था इसकी 1940 का जो लाहौर अधिवेशन हुआ था इसकी स्थापना किसने किया था? मुस्लिम जो 1940 का जो लाहौर अधिवेशन हुआ था, इसमें पाकिस्तान का मांग किया गया। मुस्लिम लीग की अध्यक्षता किसने किया था? जिन्ना ने किया था। जो लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? इस समय मुस्लिम लीग की तरफ से किसने किया था? जिन्ना ने किया था। जो 1940 का जो लाहौर अधिवेशन हुआ था मुस्लिम लीग का, उसमें अध्यक्षता जिन्ना ने किया था। इसी में प्रथम बार पाकिस्तान का मांग किया गया था। शब्द किसने दिया था? चौधरी इकबाल चौधरी रहमत अली ने दिया था। और द्विराष्ट्र की कल्पना इकबाल ने किया था 1930 में। अब आते हैं बेबल योजना। बेबल योजना 1945 में आया था। स्वतंत्र देश पाकिस्तान का मांग किया। जो बेबल योजना है 1945 में इसी में स्वतंत्र देश पाकिस्तान का मांग किया गया मुस्लिम लीग द्वारा। और बेबल योजना जब 1945 में जो बेबल योजना लाया गया उसमें क्या हुआ कि स्वतंत्र देश पाकिस्तान का मांग किया गया। शिमला सम्मेलन शिमला सम्मेलन में मुस्लिम लीग ने 1945 में 12 भारतीयों जो है शिमला सम्मेलन जो हुआ था उसमें क्या था 12 भारतीय थे। उसमें 6 मुस्लिम से 6 हिंदू सदस्य थे रहना चाहिए। ठीक है। और इसे रद्द हो गया। इस पर हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे पर 6 मुस्लिम थे। मुस्लिम लीग से 6 थे पर ही जो 6 6 इनका था कि 6 मुस्लिम रहेंगे 6 हिंदू रहेंगे। और उसमें क्या हुआ कि 6 मुस्लिम लीग से 6 हिंदू 6 कांग्रेस से रहेंगे। मतलब इन जो शिमला सम्मेलन से कहा था कि 6 मुस्लिम लीग से रहेंगे 6 जो थे वो कौन रहेंगे? कांग्रेस से रहेंगे। पर 6 मुस्लिम थे पर 6 जो कांग्रेस से थे तो उसमें हिंदू थे जो सिख भी थे सब थे इसमें और मुस्लिम भी थे। इसी कारण क्या हुआ कि मुस्लिम लीग ने कहा कि उसमें मुस्लिम नहीं रह सकता। इसी कारण ये जो शिमला जो सम्मेलन हुआ था ये रद्द हो गया। इस पर हम लोग डिटेल से आगे पढ़ेंगे। ठीक है। और प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस प्रत्यक्ष कार्रवाई जो है डायरेक्ट एक्शन प्लान जो हुआ था 16 अगस्त 1946 में हुआ था। 16 अगस्त 1946 में डायरेक्ट एक्शन प्लान हुआ था। डायरेक्ट एक्शन प्लान 16 अगस्त 1946 में। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस ये जो है मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाया? 16 अगस्त 1916 में 1946 में मनाया। मुस्लिम लीग द्वारा जो प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाया गया?
डायरेक्ट एक्शन प्लान 16 अगस्त 1946 को मनाया गया। इसमें दंगा जो इसमें था प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के दिन इसमें दंगा नौआकत में हुआ था। नोआखली में हुआ दंगा हुआ, बांग्लादेश में स्थित है। यहाँ पे दंगा करा दिया गया। नोआखली में जो है दंगा करा दिया गया। ये नोआखली कहाँ है? बांग्लादेश में स्थित है। मुस्लिम लीग का नारा था बाँटो और आज़ाद करो, बाँटो और आज़ाद करो। मुस्लिम लीग का जो प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस जो था ये कब मनाया गया? 16 अगस्त 1946 में मनाया गया और इसमें दंगा था। दंगा क्या था? दंगा नवाखत अली में किया गया। इसमें बांग्लादेश में स्थित है नवाखत अली। मुस्लिम लीग का नारा था बाँटो और आज़ाद करो। जो अब हम लोग जो जिन्ना था, जिन्ना ने जो मुस्लिम लीग का अध्यक्षता कब किया था? 1940 में किया था, ठीक है। इसी में पाकिस्तान का मांग किया था जिन्ना ने। जिन्ना का जो पूर्वज था वो हिंदू था। वो गुजरात में यहाँ ये सौराष्ट्र यहाँ पे रहता था, सौराष्ट्र प्रांत में रहता था। यहाँ पर उनके पूर्वज रहते थे। उनके दादा का नाम क्या था? पूंजा भाई ठक्कर। पूंजा भाई ठक्कर। उनके पिता का नाम क्या था? जीना भाई ठक्कर। जीना भाई ठक्कर ने जो है इस्लाम कबूल कर लिया था और इनकी माँ का नाम क्या था? मीठी बाई। मोहम्मद अली जिन्ना की माँ का नाम क्या था? मीठी बाई थी। और इन दोनों से इनका पुत्र कौन था? मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना भाई ठक्कर। पूरा नाम क्या है? ठक्कर। मोहम्मद अली जिन्ना भाई ठक्कर, ठीक है। तो ये पहले इसके पूर्वज कौन थे? हिंदू थे। और यहाँ से ये मछुआरे गए थे। यहाँ से ये हम लोग पाकिस्तान चले गए थे, पाकिस्तान प्रांत में। तभी तो अखंड भारत ही था ना। अब इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। अब हम लोग सुभाष चंद्र बोस और आजाद हिंद फौज इन दोनों को देख लेंगे। और जो हम चलिए हम लोग सुबह स्टार्ट करते हैं। सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। जन्म हुआ था इनका 23 जनवरी 1897 में। इनका जन्म कटक में हुआ था। कटक कटक में इनका जन्म हुआ था 23 जनवरी 1897 में सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था। इनके गुरु का नाम क्या था? सी आर दास। इनके गुरु का नाम क्या था? सी आर दास। 1920 में आईसीएस मतलब यूपीएससी को पास कर लिया था। सुभाष चंद्र बोस ने आईसीएस जो है यूपीएससी को पास कर लिया और 1921 में आईसीएस से त्याग कर दे दिया। जो आईसीएस जो था अभी जैसे आईएएस जो होता था तभी आईसीएस होता था, तो उसमें सुभाष चंद्र बोस ने आईसीएस से त्याग पत्र दे दिया 1921 में। 1938 में हरिपुरा अधिवेशन गुजरात में अध्यक्षता किया था। 1938 का जो हरिपुरा अधिवेशन हुआ था गुजरात में अध्यक्षता किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने किया था। और 1939 में जो त्रिपुरी जो अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का मध्य प्रदेश में, तो उसमें क्या हुआ था कि सुभाष चंद्र बोस और पट्टाभी सितारामैया के बीच वोट हुआ था कि कौन खड़े होंगे। तो उस समय सुभाष चंद्र बोस जीत गए थे और पट्टाभी सितारामैया हार गए थे। पर महात्मा गांधी चाहते थे पट्टाभी सितारामैया ही इसके बने अध्यक्षता करे। तो सुभाष चंद्र बोस को इन्हें त्यागपत्र देने को कहा, तो सुभाष बोस ने त्यागपत्र दे दिया और कांग्रेस को भी छोड़ दिया। और पट्टाभी सितारामैया हार गए थे और इन्हें फिर से बनाने के इन्होंने इन्हें फिर से बोला कि आप अध्यक्षता कीजिए। और पट्टाभी सितारामैया हार गए थे पर पुनः इन्होंने 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 अध्यक्षता नहीं किया। बाद में अध्यक्षता किसने किया? राजेंद्र प्रसाद ने। बाद में इसकी अध्यक्षता किसने किया? त्रिपुरी अधिवेशन का अध्यक्षता राजेंद्र प्रसाद ने किया, ठीक है। अब आते हैं 1939 में जो सुभाष चंद्र बोस ने जो है कांग्रेस को त्याग दिया। अब ये इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया। किस चीज का स्थापना किया? फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना किया सुभाष चंद्र बोस ने। 1940 में भड़काऊ भाषण देने में इन्हें जेल हो गया, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस को भड़काऊ भाषण देने में जेल हो गया, जो दे रहे थे इस उपलक्ष्य में इन्हें जेल हो गया। और 1941 में ये और इन्हें जेल के बाद इन्हें नजरबंद कर दिया गया घर में। और 1941 में पठान का रूप लेकर बनाकर ये पठान का रूप बनाकर ये जापान जर्मनी चले गए। कहाँ चले गए? जर्मनी चले गए और हिटलर से मिले। और 1941 में पठान का रूप बनाकर ये जर्मनी गए और हिटलर से मिले। हिटलर और सुभाष चंद्र बोस जो है दोनों ब्रिटेन के विरुद्ध में थे। यहाँ वह मिले और सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि आपके पास जो द्वितीय विश्व युद्ध में आपके पास जितने भी भारतीय सैनिक हुए हमें दे दीजिए। हम उन्हें लेकर हम भारत में अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई कराएंगे। तो हिटलर ने सुभाष चंद्र बोस का ये बात जो है मान गए और उन्होंने जो उन्होंने भारतीयों को दे दिया। और हिटलर ने उन सभी को लेकर जापान गया। वहाँ से उन्हें प्रशिक्षण देकर
जापान के आके भी सिंगापुर के रास्ते हुए म्यांमार के रास्ते भारत में एंट्री कर गए और इनका बैकअप सपोर्ट जो था वो जापान दे रहा था, ठीक है। और हिटलर ने जो सुभाष चंद्र बोस का उपाधि किस चीज़ का दिया था? नेताजी का। हिटलर ने सुभाष चंद्र बोस को उपाधि किस चीज़ का दिया था? नेताजी का उपाधि दिया था। और ये जापान पर उसी समय क्या हुआ था कि 6 और 9 अगस्त 1945 को परमाणु बम यूएसए ने गिरा दिया। तो जापान ने सपोर्ट खत्म हो गया और जो सुभाष चंद्र बोस की विमान दुर्घटना से 18 अगस्त 1945 में इनका भी मृत्यु हो गया। तो इन दोनों ये जो जापान में बैकअप सपोर्ट खत्म हो गया, सुभाष चंद्र बोस भी मर गए। उसके बाद आज़ाद हिंद फौज का कोई निरक्षर ही नहीं कर पाया, तो इस कारण जो आज़ाद हिंद फौज था वो उन सभी को वो क्या किया गया कि अंग्रेजों द्वारा कैद कर लिया गया, उन लोगों को जेल में डाल दिया गया सभी को। उसके बाद और आज हम लोग आते हैं अब आज़ाद हिंद फौज पर। यहाँ पे याद रखिएगा कि हिटलर ने नेताजी को उपाधि दिया था। हिटलर ने उपाधि किस चीज़ का दिया था? सुभाष चंद्र बोस को नेताजी का उपाधि दिया था। आज़ाद हिंद फौज, आज़ाद हिंद फौज इसका आज़ाद हिंद फौज जो था ये इसका स्थापना कब हुआ था? 1942 में। आज़ाद हिंद फौज का स्थापना कब हुआ था? 1942 में हुआ था। प्रथम विचार आया था मोहन सिंह को। तो आज़ाद हिंद फौज का जो प्रथम विचार आया था वो किसको आया था? मोहन सिंह को आया था। और संस्थापक कौन थे? रास बिहारी बोस थे। इसके संस्थापक कौन थे? रास बिहारी बोस थे। वास्तविक संस्थापक कौन थे? सुभाष चंद्र बोस थे। वास्तविक संस्थापक कौन थे? सुभाष चंद्र बोस थे 1943 में, ठीक है। इसके संस्थापक रास बिहारी बोस थे और सर्वप्रथम विचार आया था मोहन सिंह को, संस्थापक रास बिहारी बोस। और वास्तविक संस्थापक बोलेगा तो आज़ाद हिंद फौज का तो सुभाष चंद्र बोस। अब आगे देखते हैं हम लोग। जापान ने सुभाष चंद्र बोस को अंडमान निकोबार गिफ्ट में दिया था 1947 में। जापान ने अंडमान निकोबार जो है सुभाष चंद्र बोस को गिफ्ट में दिया था। सुभाष चंद्र बोस ने अंडमान निकोबार का नाम बदलकर शहीद स्वराज रखा था। शहीद स्वराज रखा था। सुभाष चंद्र बोस ने अंडमान निकोबार का नाम बदलकर शहीद स्वराज रखा था। आजाद हिंद फौज 1943 में सिंगापुर में सुभाष चंद्र ने बनाया था। आजाद हिंद फौज को 1943 में सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस ने बनवाया था, ठीक है। फौज को, ठीक है। और उसके बाद परमाणु यूएसए ने परमाणु बम 6 अगस्त और 9 अगस्त को जापान पर गिरा दिया। 6 अगस्त और 9 अगस्त को जापान पर गिरा दिया। 18 अगस्त 1945 में विमान दुर्घटना से सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु हो गई। 18 अगस्त 1945 में विमान दुर्घटना से सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु हो जाती है और 1945 में आजाद हिंद फौज पर लाल किला में मुकदमा चला गया। अब इसका कोई जो है इस पर कोई निगरानी नहीं कर अध्यक्ष ही नहीं रहे, इसका कोई निगरानी नहीं कर पाया, तो इससे इन सब पर आजाद हिंद फौज को कैद करके इन पर मुकदमा चलाया गया। कहाँ पे? लाल किला में। और इसके वायसरॉय कौन थे? बेबल थे। इसके वायसरॉय कौन थे? बेबल थे। सैनिकों का वकालत हुआ। इसमें जवाहरलाल नेहरू, तेज बहादुर और के.एन. कुंजरू थे। सैनिकों का वकालत चला। जवाहरलाल नेहरू, तेज बहादुर और के.एन. कुंजरू, इन तीनों ने वकालत किया आजाद हिंद फौज का। और 1942 में आजाद हिंद फौज लाल किला में मुकदमा चलाया गया। इसके उस समय वायसरॉय कौन थे? बेबल थे। और जो सैनिकों का वकालत किया था किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने, तेज बहादुर ने, के.एन. कुंजरू ने किया था। तो आज हम लोगों ने ये पूरा जो है गांधी युग से पूरा यहाँ तक हम लोग आजाद हिंद फौज तक देख लिए। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में प्रमुख प्रस्ताव, सम्मेलन और वायसरॉय, कांग्रेस अधिवेशन, सारा चीज अगले क्लास में देख लेंगे। तो ये क्लास यहीं तक था। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।